मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या? एक बार ऑनलाइन भी बताना बच्चों। यस, तो कंपनी अधिनियम स्टार्ट किया था अपन ने, कंपनी अधिनियम 2013, तो वो लेने जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस वगैरह। क्या दिया हुआ है देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई अपना ये अधिनियम कौन कौन सी कंपनीज पर लागू होगा, तो वो लेने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, कंपनी अधिनियम की प्रयोज्यता। प्रयोज्यता मतलब कौन कौन सी कंपनियों पर ये लागू होगा। इस अधिनियम के तहत या इससे पहले के कंपनी कानून के अंदर निगमित कंपनियों पर लगेगा। हमने बताया था ना, जो कंपनी इस अधिनियम के अंतर्गत बनी है या इससे पहले वाले कंपनी विधान के अंतर्गत बनी है। फिर बीमा कंपनी, बैंकिंग कंपनी और बिजली कंपनी, इन पे भी लगेगा। सिवाय कब? सिवाय जहां उक्त अधिनियम, उक्त अधिनियम मतलब कौन सा? कंपनी अधिनियम 2013। के प्रावधान बीमा अधिनियम या IRDA अधिनियम के प्रावधानों से असंगत है। सिवाय जहां उक्त अधिनियम के प्रावधान बैंकिंग विनियम अधिनियम के प्रावधानों से असंगत है। सिवाय जहां उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान बिजली अधिनियम 2003 से असंगत है। यही पढ़ा था अपन ने कि भाई कंपनी अधिनियम इन पे भी लगता है जब तक कि इनके और उनके विशिष्ट अधिनियम के बीच में कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो जाए। मतभेद की स्थिति में किसको माना जाता है? विशिष्ट अधिनियम को। विशेष अधिनियम द्वारा शासित अन्य कंपनियों पर लगेगा। पार्लियामेंट में एक्ट बना के बनाई है, जैसे LIC, RBI, ICI वगैरह। और फिर क्या पढ़ा था? ऐसी निगमित निकाय जो कुछ समय के लिए किसी अधिनियम द्वारा निगमित है, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके निर्दिष्ट कर दे। केंद्रीय सरकार ने राजकीय गजट में अधिसूचना जारी करके बोला कि इन निगम निकाय को पे कंपनी अधिनियम के प्रावधान लगेंगे तो लगेंगे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बताओ? किन किन पे लगते हैं दोबारा रिवाइज करो। जो कंपनी इस अधिनियम के अंतर्गत बनी है, इससे पहले के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनी है। ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा हमने इसके अंदर? बैंकिंग पे, बिजली पे और बीमा कंपनी पे भी लगेंगे। ठीक है, जब तक कि कंपनी अधिनियम के प्रावधान इनके विशिष्ट अधिनियम से असंगत ना हो। विशेष अधिनियम पारित करके जो कंपनी बनाई गई है उन पे लगेंगे। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा? केंद्रीय सरकार अधिसूचना जारी करके कह सकती है कि भाई इन कंपनीज के ऊपर, निगम निकाय के ऊपर कंपनी अधिनियम के प्रावधान लगेंगे तो लगेंगे। तो ये ओवरऑल हमने पढ़ा कि भाई किस किस कंपनी पे लगेगा। फिर हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा कहाँ आएगी? परिभाषा आएगी नेक्स्ट पेज पे। ये रही परिभाषा। ये अंडरलाइन करना, आपको जस्टिस वाली परिभाषा कोई लेने की जरूरत नहीं है। कौन सी परिभाषा याद करनी है? अधिनियम वाली। अधिनियम की परिभाषा कहाँ दी हुई है? धारा 220 में कंपनी शब्द को परिभाषित किया गया है। कंपनी का अर्थ है इस अधिनियम के तहत या किसी पिछले कंपनी कानून के तहत निगमित कंपनी। जैसे जैसे ये तो सब आगे छोड़ो, आप यहाँ इतना याद कर लेना। कंपनी का क्या अर्थ क्या है? ऐसी कंपनी जो इस अधिनियम के अंतर्गत बनी है या इससे पहले के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनी है, उसे कंपनी माना जाएगा। असंगत का मतलब होता है विरुद्ध। कल को मतभेद हो जाए तो इज्जत हमेशा विशिष्ट अधिनियम को दी जाएगी। असंगत का मतलब विरुद्ध। कंपनी की विशेषताएं कल हमने याद भी की थी। क्लैप्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सब पढ़े थे ना अपन ने। तो अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आ रहा है पृथक कानूनी इकाई। यह कंपनी की विशिष्ट विशेषता है, अंडरलाइन करो। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यह उसे अन्य व्यावसायिक संगठनों से अलग करती है, अनूठा रूप प्राप्त होता है। जैसे ही कोई कंपनी पंजीकृत होती है, उसे एक कानूनी व्यक्तित्व मिल जाता है। इसे लगभग मनुष्यों के समान अधिकार व शक्तियां प्राप्त हैं। इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। कंपनी अलग है, सदस्य अलग है, इसी को क्या बोला जाता है? पृथक वैधानिक अस्तित्व। एक कंपनी संपत्ति की मालिक हो सकती है, बैंक खाता रख सकती है, ऋण ले सकती है, देनदारियां जुटा सकती है और अनुबंधों में प्रवेश कर सकती है। 2 पॉइंट आएंगे देखो। पहला पॉइंट क्या बोलेगा?
कि कंपनी जो है वो अलग है और सदस्य अलग है। कंपनी जो है उसके अपने सदस्यों से अलग भी एक पहचान होती है। कंपनी अपने सीमा नियम के दाताओं से, याचनकर्ताओं से भिन्न है। और दूसरा पॉइंट क्या बोलेगा? दूसरा बोलेगा कि कंपनी का एक सदस्य भी कंपनी के साथ अनुबंध कर सकता है। इसे प्रूव होता है कि कंपनी अलग है और सदस्य अलग है। रीजन समझ में आया कि नहीं है बताओ? नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक पर्सन अपने आप से अनुबंध नहीं कर सकता। कंपनी का सदस्य कंपनी से अनुबंध कर पा रहा है, इसका मतलब कंपनी अलग है और सदस्य अलग है। क्या चीज दी हुई है देखो, एक व्यक्ति जो सदस्यों के संघ के वापन से भिन्न होता है, इसका व्यक्तित्व अलग है, या रचने वालों के व्यक्तित्व। लिख लो, ऐसी लैंग्वेज याद ही नहीं होगी वरना। हेडिंग डालो कॉपी में, पृथक वैधानिक अस्तित्व। यहां तक का तो मैटर इजी है, कर लोगे ना। ये 2 पॉइंट में लिखवा देती हूँ आपको, ये 2 पॉइंट अपन लिख लेते हैं। पृथक वैधानिक अस्तित्व के 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट निकाल लो, कॉपीज निकालो। पृथक वैधानिक अस्तित्व ये देना है ऊपर जो मैंने बताया है। कंपनी की विशिष्ट विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, इसे अन्य व्यावसायिक संस्थाओं से पृथक करती है। ठीक है। और जैसे ही कंपनी का पंजीकरण होता है उसे एक कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त होता है। ये चीज आपको लिखनी है। उसके बाद ये 2 पॉइंट जो मैं बता रही हूँ ये लिखने हैं। पहला पॉइंट डालना, कंपनी, हाँ फर्स्ट पॉइंट डालो, कंपनी की अपने सदस्यों से अलग, कंपनी की अपने सदस्यों से अलग भी एक पहचान होती है। कंपनी की अपने सदस्यों से अलग भी एक पहचान होती है। कंपनी अपने सीमा नियम के याचनकर्ताओं से, सीमा नियम के याचनकर्ताओं से व सदस्यों से, याचनकर्ताओं से व सदस्यों से भिन्न मानी जाती है। सीमा नियम के याचनकर्ताओं या सदस्यों से भिन्न मानी जाती है। कंपनी अलग है, सदस्य अलग है। पहला पॉइंट यही कहना चाहता है कि कंपनी की अपने सदस्यों से अलग भी एक पृथक पहचान होती है। सेकंड नंबर, कंपनी का एक सदस्य भी कंपनी के साथ अनुबंध कर सकता है। अधिकार हासिल कर सकता है। दायित्व उठा सकता है। अधिकार हासिल कर सकता है, दायित्व उठा सकता है। अधिकार हासिल कर सकता है, दायित्व उठा सकता है। ठीक है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको थोड़े से इजी करवा दिए। इसके बाद में एक केस आ रहा है। केस का नाम क्या दिया हुआ है? मकारे बनाम नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इन्होंने तो मकौड़ा कर दिया उसको। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन का इतना डिफरेंस है। मकारे बनाम नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें हुआ क्या था ये सुनो। एक केस था। मकारे जो था वो एक टिम्बर का व्यापारी था। लकड़ी होती है ना, टिम्बर का व्यापारी था। अब वो क्या था, उसके पास कंपनी के सारे अंश थे एक को छोड़ के। भाई निजी कंपनी बनाने के लिए 2 बंदे चाहिए, तो एक तो खुद था, एक किसी और को ले आया होगा फैमिली मेंबर। तो एक को छोड़कर बाकी सारे अंश जो थे वो इसी के पास थे। यही कंपनी का मुख्य लेनदार भी था। अब हुआ क्या, इसने एक गलती करी। कंपनी का जो टिम्बर था ना, उसका बीमा इसने अपने नाम से करवा लिया। अब भाई किस्मत बुरी थी, आग लग गई। पूरे का पूरा जो टिम्बर था वो डिस्ट्रॉय हो गया, लकड़ियां जो थी सारी जल गई। अब इसने बीमा कंपनी वालों से बोला कि भाई मुआवजा दो, तो बीमा कंपनियों वाले ने इसको मुआवजा देने से मना कर दिया। भाई कंपनी तो वैधानिक व्यक्ति है,
स्वयं के नाम से संपत्ति धारण कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है। तो भाई इसमें आपको क्या करना चाहिए था, बीमा किसके नाम से होना चाहिए था, कंपनी के नाम से। आपने व्यक्तिगत नाम से बीमा कराया तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा। कंपनी के एक सदस्य का कंपनी की संपत्ति में कोई बीमित हित नहीं होता। कंपनी के एक सदस्य का कंपनी की संपत्ति में कोई बीमित हित नहीं होता। कंपनी अलग है, सदस्य अलग है। क्या लिखा हुआ है देखो, इसका डिसीजन देखते हैं। पहले तो फैक्ट्स पढ़ो केस के। मकारे एम जो था वो टिम्बर कंपनी के लगभग सभी शेयरों का धारक था, कंपनी का बड़ा लेनदार भी था। एम ने कंपनी की लकड़ी का बीमा अपने नाम से करवा लिया। आग में सारी लकड़ियां जल के क्या हो गई, राख हो गई। एम ने बीमा मुआवजे का दावा किया। बीमा कंपनी उसके प्रति उत्तरदायी नहीं थी, क्योंकि किसी भी शेयर धारक को कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति की किसी भी वस्तु का कोई अधिकार नहीं। क्या चीज, आयोजित बीमा कंपनी मतलब जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया। ये तो ट्रांसलेशन ऐसे करते हैं ना। इसका एक लाइन में डिसीजन बताऊं क्या है। एक सदस्य का कंपनी की संपत्ति में बीमा योग्य हित नहीं होता है, बस यही है। मकारे बनाम नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के डिसीजन को अगर एक लाइन में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, एक सदस्य का कंपनी की संपत्ति में कोई बीमित हित नहीं होता। ठीक है, एक सदस्य का कंपनी की संपत्ति में कोई बीमा योग्य हित नहीं होता। ये डिसीजन आया था मकारे के केस में। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे। प्रत्यक्ष प्रदानी का अस्तित्व क्लियर है। अब इसके बाद में आ रहा है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा तुम्हारा, स्थायी अस्तित्व, स्थायी उत्तराधिकार, अविच्छिन्न उत्तराधिकार, स्थायी उत्तराधिकार एक ही बात है। सदस्य आते हैं चले जाते हैं परंतु कंपनी चलती रहती है। एक सदस्य की मृत्यु, दिवालियापन, अंशों के अंतरण का कंपनी के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। अंशों का जो है ना वो हस्तांतरण बदल सकता है। जैसे मान लो आज अंश मेरे पास है, कल तुम्हारे पास है, परसों इसके पास है, नरसों इसके पास है, पर इससे कंपनी के अस्तित्व पे कोई असर नहीं बनता। कंपनी बनेगी कानून द्वारा और इसे खत्म भी कानून द्वारा ही किया जा सकता है। क्या लिखा हुआ है देखो एक बार, सदस्यों की मृत्यु हो सकती है और वो बदले जा सकते हैं, लेकिन कंपनी तब तक चलती रहती है जब तक कि अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट आधार पर समाप्त नहीं हो जाती। कंपनी के शेयर असीमित रूप से बदले जा सकते हैं, मतलब आज मेरे पास, कल तुम्हारे पास, परसों इसके पास, लेकिन इससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी कानून द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम व्यक्ति है। केवल कानून ही इसके जीवन का अंत कर सकता है। इसका अस्तित्व उसके सदस्यों की मृत्यु या दिवालियापन से प्रभावित नहीं होता। कंपनियां ऐसी भारत में है जो 100 साल से पुरानी है, और ऐसा तभी हो सकता है जब कंपनी का स्थायी अस्तित्व, अविच्छिन्न उत्तराधिकार हो। सदस्य आते हैं चले जाते हैं परंतु कंपनी चलती रहती है। इसी को क्या बोलते हैं, अविच्छिन्न उत्तराधिकार, स्थायी अस्तित्व। समझ आ गई चीज। अब इसके बाद में आ रहा है, नेक्स्ट लेंगे सीमित दायित्व। सीमित दायित्व निर्भर करेगा कि आपकी कंपनी कैसी है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले अंशों द्वारा सीमित कंपनी है तो दायित्व कहां तक सीमित होते हैं, अंशों के नामांकित मूल्य तक या फिर अदत्त राशि तक। जैसे मान लो मैंने एनटीपीसी के 20,000 रुपए के शेयर्स ले लिए, तो मेरे दायित्व कहां तक सीमित है, 20,000 रुपए तक। और या फिर मैंने 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी मुझसे 6 रुपए मंगा चुकी है, पार्टली पेडअप है, तो ज्यादा कितने मंगा सकती है, 4 रुपए, अदत्त राशि तक। ठीक है, अंशों पर अदत्त राशि तक। दूसरा, गारंटी वाली कंपनी होती है। मैंने बोला कि मैं गारंटी देती हूँ कि कल को ये कंपनी समापन पे चली गई तो मैं 20,000 रुपए का अंशदान कर दूंगी। गारंटी की राशि तक दायित्व सीमित होंगे मेरे। और अगर असीमित दायित्व कंपनी है तो दायित्व असीमित। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, सीमित दायित्व। किसी सदस्य का दायित्व कंपनी के प्रकार पर निर्भर करता है कि कंपनी कैसी है। सबसे पहले सीमित देयता वाली कंपनी, कंपनी के कुल ऋण शेयरधारकों के ऋण नहीं बन जाते हैं, यहाँ से नहीं यहाँ तक लिखना। कंपनी के सदस्यों का दायित्व उसके द्वारा धारित शेयरों के नाम मात्र मूल्य की सीमा तक सीमित है। 20,000 के शेयर खरीदे, 20,000 तक, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, नाम मात्र मूल्य। और किसी भी मामले में उनको अवैतनिक मूल्य से अधिक भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता। अवैतनिक मतलब अनपेड, हाँ वहीं पे ये वर्ड उसने यहाँ भी यूज किया है। अवैतनिक मतलब अनपेड अमाउंट, अदत्त राशि जो हम बोल रहे हैं ना, 4 रुपए,
10 में से 6 चुका चुके हैं तो ज़्यादा कितना मंगा सकते हैं? 4 रुपये। अनपेड अमाउंट बोलते हैं जिसको, अवैतनिक राशि वर्ड यूज किया है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के मामले में सदस्य केवल उनके द्वारा गारंटीकृत राशि की सीमा तक ही उत्तरदायी होते हैं, और वह भी केवल तब तक जब कंपनी परिसमापन में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। हालांकि अगर यह एक असीमित कंपनी है तो सदस्यों की देनदारी भी असीमित है। असीमित दायित्व कंपनी है तो दायित्व कैसे होंगे? असीमित। ये बता दिए इसने तीनों तरीके से। फिर आया कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, अस्तित्व नहीं, व्यक्ति। कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, क्यों? क्योंकि इसका हमारी तरह जन्म नहीं हुआ है, ये हमारी तरह सांस नहीं लेती है, तो है तो कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है क्योंकि एक कानूनी व्यक्ति है, कानून द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जैसे ही इसका पंजीकरण होता है इसे एक कानूनी व्यक्तित्व मिल जाता है। अब कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है, ज्यादातर वो सारे काम कर सकती है जो कि एक प्राकृतिक व्यक्ति कर सकता है, सिवाय कुछ के। शादी नहीं कर सकती, अब शादी नहीं कर सकती तो तलाक नहीं ले सकती। पेशेवर व्यक्ति की तरह व्यवसाय नहीं कर सकती, इसको जेल नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो कंपनी बाकी ज्यादातर वो काम कर सकती है जो कि एक प्राकृतिक व्यक्ति कर सकता है। अब भाई कृत्रिम व्यक्ति है तो खुद तो काम करेगी नहीं, किसी के माध्यम से करेगी। किसके माध्यम से करती है? ह्यूमन एजेंसी, इंसानों के माध्यम से। और जिन इंसानों के माध्यम से कार्य कर रही है वो कौन है? संचालक मंडल, संचालक मंडल। ठीक है, खाना नहीं खा सकती, मेरे पास आया अभी, मैम खाना भी नहीं खा सकती, बहुत कुछ नहीं कर सकती ऐसे तो, लेकिन यहाँ जो काम आएंगे हमने वही पढ़े हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है क्योंकि इसका प्राकृतिक जन्म नहीं हुआ है। यह एक कानूनी व्यक्ति है क्योंकि कानून द्वारा निर्मित है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के सभी अधिकार इसे मिल जाएंगे। इसके अलावा कंपनी एक अलग कानूनी इकाई होने के कारण संपत्ति खुद के नाम से धारण कर सकती है, मालिक हो सकती है, ऋण जुटा सकती है, देनदारियां ले सकती है, अनुबंध कर सकती है, जहां तक कि सदस्य भी कंपनी के साथ अनुबंध कर सकता है, इसके खिलाफ अधिकार हासिल कर सकता है। अब आगे सुनो, यहाँ से मुकदमा कर सकती है, इस पे मुकदमा किया जा सकता है, सब कुछ कर सकते हैं जैसे कोई प्राकृतिक व्यक्ति कर सकता है, सिवाय जेल नहीं भेज सकते, शपथ नहीं ले सकती, शादी नहीं कर सकती, पेशेवर व्यक्ति के रूप में कार्य नहीं कर सकती। मतलब अपना काम तो नहीं बिगाड़ेगी पेशेवर व्यक्ति की तरह कार्य नहीं कर सकती, प्रोफेशनल्स की तरह काम नहीं कर सकती। ठीक है ना, सो नहीं सकती, खाना नहीं खा सकती, पानी भी नहीं पी सकती। अब एक और आ गया देखो, अब चूंकि एक कृत्रिम व्यक्ति है तो मानव एजेंसी के माध्यम से कार्य करेगी, और वो मानव एजेंसी कौन है? निदेशक मंडल। निदेशक कंपनी के मामलों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये नई शब्द काटो, ये इंग्लिश में भी गड़बड़ है, यहाँ भी गड़बड़ है, नई शब्द हटेगा। निदेशक ही तो नियंत्रण करते हैं, और करता कौन है? तो इतना लेना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंपनी कौन है? आपकी कृत्रिम कानूनी व्यक्ति। अब भाई आ गए हम आखिरी विशेषता, सामान्य मोहर, कॉमन सील, सार्वमुद्रा। यह कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षर है। अब भाई कंपनी तो कृत्रिम व्यक्ति है तो अपनी तरह साइन तो कर नहीं सकती, तो उसकी क्या लगा दी जाती है? सार्वमुद्रा लगा देते हैं उसकी, है ना। कंपनी के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों वगैरह पे लगाई जाती है। कंपनी के निगमन का, अस्तित्व का एक तरीके से प्रमाण है, ये बोला जाता है, निगमन की पहचान है। ऐसी बातें बोली जाती थी। आज के दिन बात करें तो ये है ऑप्शनल, आप चाहो तो रखो सार्वमुद्रा और चाहे तो मत रखो। सार्वमुद्रा लगाना सिर्फ उन कंपनियों के लिए जरूरी है जिन्होंने सार्वमुद्रा रखने के विकल्प का चयन किया है। जिन कंपनियों ने चुना है कि हम सार्वमुद्रा नहीं रखेंगे, उनको एक दूसरा तरीका बताया गया कि अगर आपको किसी दस्तावेज को प्रमाणित करना है तो आप कैसे करोगे? 2 संचालक साइन कर दें, या एक संचालक और एक कंपनी सचिव अगर है कंपनी में, वो हस्ताक्षर कर दे, तो ये माना जाएगा कि प्रपत्र अच्छी तरीके से प्रमाणित है। तो वहां सार्वमुद्रा लगाने की जरूरत, समझ आ गई बात? अच्छा, अपन
इंग्लैंड का जो लॉ था, यूके में जो लॉ चल रहा है, वहां पर 2006 के अंदर सार्वभौम मुद्रा को वैकल्पिक बना दिया गया था। हमारे यहाँ 2015 में, देर आए दुरुस्त है, 2015 में हमने भी क्या किया, सार्वभौम मुद्रा को वैकल्पिक बना दिया। यानी 2015 से पहले सार्वभौम मुद्रा रखना हर कंपनी के लिए जरूरी होता था। बाद में इसको क्या बना दिया गया, वैकल्पिक, चाहो तो रखो चाहो तो मत रखो। इसको हटाने के पीछे एक लॉजिक था। लॉजिक क्या था कि जो मध्यकालीन युग था ना, ये बाबर हुमायूं वाला, मुगलों का समय, तो उस समय क्या होता था, हर डॉक्यूमेंट के ऊपर मोहर लगाने का चलन था। तो धीरे धीरे करके उस रिक्वायरमेंट को खत्म कर रहे थे। तो यूके ने तो खत्म कर दिया 2006 में, हमने कब खत्म किया, 2015 में। एक तरीका बता दिया कि अगर आपके पास सार्वभौम मुद्रा नहीं है तो 2 संचालक हस्ताक्षर कर दे, या फिर एक संचालक और एक कंपनी सचिव कर दे, तो क्या माना जाएगा कि आपका प्रपत्र पूरी तरीके से प्रमाणित है। क्या लिखा हुआ है देखो एक बार। एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते एक प्राकृतिक प्राणी के शरीर के साथ, ऐसे लिखेंगे तो भैया लैंग्वेज मर जाएंगे। मैं करवाती हूँ, उतना अंडरलाइन करना, और नहीं है तो फिर लिखवाऊंगी। ये यहाँ से अंडरलाइन करो। कॉमन सील एक कंपनी का आधिकारिक हस्ताक्षर होता है। कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उसके हर दस्तावेज पे लगाया जाता है। कंपनी के निगमन का प्रतीक होता है। ये 3 पॉइंट हो गए तुम्हारे, 1 2 3, यही बताए थे। कंपनी का आधिकारिक हस्ताक्षर होता है, कंपनी के अधिकारियों द्वारा हर महत्वपूर्ण दस्तावेज पे लगाया जाता है, निगमन का प्रतीक होता है। फिर बोला कि भाई कंपनी संशोधन अधिनियम आया 2015 में। उसने क्या किया कि उसने सामान्य मोहर जो है उसको वैकल्पिक बना दिया। इस संशोधन के लिए तर्क संगत यह है कि आम मोहर एक मध्यकालीन समय के अवशेष के रूप में देखा जाता है। यूके ने सामान्य मोहर को 2006 में वैकल्पिक बना दिया गया था। इसके आगे क्या बताया, यह संशोधन प्रदान करता है कि जिन दस्तावेजों को सामान्य मोहर द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता है, उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता होगी केवल अगर कंपनी ने आम मोहर के विकल्प का चयन किया है। यदि किसी कंपनी की सामान्य मोहर नहीं है तो प्राधिकरण 2 निदेशकों द्वारा या 1 निदेशक और कंपनी सचिव द्वारा किया जाएगा, जहां भी कंपनी ने सचिव नियुक्त किया। समझ आ गई चीज की, नहीं आई बताऊंगा। आज के दिन वैकल्पिक है, और अगर किसी कंपनी ने चयन किया है सार्वभौम मुद्रा का तो उसको तो लगाना पड़ेगा, और जिसने चयन नहीं किया है उसको एक विकल्प दे दिया कि भाई 2 संचालक या निदेशक हस्ताक्षर कर दे, या 1 संचालक और कौन कर दे, कंपनी सचिव कर दे, तो क्या माना जाएगा कि ये प्रमाणित है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का दूसरा तरीका दे दिया गया। विशेषताएं अगर पूछ ली जाए तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। 5 थी तुम्हारी, क्लैप्स, एस सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व, एल पी आएगा ना पहले, पी मतलब परपेचुअल सक्सेशन, स्थायी उत्तराधिकार, फिर ए मतलब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, एल लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व, और कॉमन सील यानी सार्वभौम मुद्रा। तो हमने विशेषताएं पढ़ ली। अब अपन एक डॉक्ट्राइन पढ़ने जा रहे हैं, सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कॉर्पोरेट ओट या पर्दे का सिद्धांत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी लिख लो, कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। वेल मतलब क्या होता है, पर्दा, घूंघट, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। अब ये थ्योरी कहती क्या है, चलो चलो शॉर्ट में ना थोड़ा सा बताती हूँ, इसके बाद फिर आएंगे वापस इधर। ये थ्योरी ये कहती है कि भाई कंपनी और सदस्यों के बीच, कंपनी और सदस्यों के बीच एक काल्पनिक पर्दा होता है। यह सिद्धांत कहता है कि भाई कंपनी और सदस्यों के मध्य एक काल्पनिक पर्दा होता है, इमेजिनरी कर्टन बोलते हैं। जैसे पर्दा होता है तो आपको पता नहीं चलता कि पर्दे के पीछे क्या है,
छिप जाते ना लोग। तो वही सेम चीज है यहाँ पर कि कंपनी ने गलत कार्य किया तो उसके लिए सदस्य जिम्मेदार नहीं माने जाते। कंपनी के गलत कार्यों के लिए कंपनी के सदस्य जिम्मेदार नहीं होते, वो प्रोटेक्टेड होते हैं, वो बच जाते हैं, क्योंकि कंपनी अलग है और सदस्य अलग है। तो एक तरीके से कॉर्पोरेट वेल का सिद्धांत कहता क्या है? पृथक वैधानिक अस्तित्व, पृथक वैधानिक अस्तित्व। डॉक्ट्राइन कहना चाहती है कंपनी और सदस्यों के मध्य एक काल्पनिक पर्दा होता है जिसकी वजह से कंपनी के गलत कार्यों के लिए उसके सदस्यों को जिम्मेदार नहीं माना जाता। कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक एक अस्तित्व होता है, इसी को बोला जाता है कॉर्पोरेट वेल थ्योरी या कंपनी के आवरण का सिद्धांत। कंपनी के आवरण का सिद्धांत समझ आ गई चीज की नहीं आई? बताओ बेटा। इसमें आएगा एक केस लॉ और वो बहुत लीडिंग केस लॉ है जिसका नाम तो आपके साझेदारी अधिनियम में भी आ गया। क्या था उस केस का नाम? किसी को याद आ रहा है? हाँ, सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब सॉलोमन को मैं डिनोट कर रही हूं एस से। ये एक जूतों का व्यापारी था, जूतों का व्यापारी, शू मर्चेंट, जूतों का व्यापारी था। इसने क्या किया? इसने अपनी एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम क्या था? एस एंड कंपनी, सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। नाम से ही पता चल रहा है कंपनी कैसी बनाई है, लिमिटेड कंपनी। अब इस कंपनी के अंदर इसने दिखाया कि मैंने अपना पूरा जूतों का बिजनेस इस कंपनी को बेच दिया। कितने में बेचा? 38782 यूरो। ठीक है, इतने में बेच दिया मैंने। अब अगर बेच दिया तो बदले में कंपनी से कुछ मिला होगा। भाई आप ऐसे फ्री में थोड़ी ना बेचोगे, तुम अलग हो, तुम्हारी कंपनी अलग है। तो अब इसने बेचा तो बदले में इसने क्या बताया कि इस कंपनी ने मुझे 20,000 रुपए के तो दिए शेयर्स, 10,000 रुपए के दिए डिबेंचर्स, और इसके जो ऋण पत्र थे वो कैसे थे? सिक्योर्ड, सुरक्षित, सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे इसके। और जो बैलेंस था, क्या बैलेंस था तुम्हारा? 8782। इसका पेमेंट कैसे कर दिया? कैश में। ठीक है। अब क्या हुआ? एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितने सदस्य चाहिए? 7। भाई एक सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए कितने सदस्य चाहिए? 7 चाहिए। तो एक तो ये खुद, एक तो एक्स खुद, और एक इसकी वाइफ, 4 इसके बेटे, एक बेटी। ओवर हो गए कि नहीं हो गए? बताओ भाई। 7 हो गए आई थिंक। हाँ, तो ये 7 जनों से इसने ये कंपनी बना दी। अब नाश्ता करते करते, खाना खाते खाते डाइनिंग टेबल पे डिसीजन हो रहे थे। फैमिली मेंबर्स ही तो है इसके सारे। अब हुआ क्या? ट्रेड डिप्रेशन की वजह से भाई इकोनॉमी में रिग्रेशन आ गया। ट्रेड रिसेशन की वजह से कंपनी चली गई समापन की प्रक्रिया में। अब क्या हुआ? कंपनी के दायित्व थे ज्यादा और संपत्ति थी कम। पेमेंट की बात आई तो पेमेंट पहले किसको हो रहा था? सोलोमन को। क्यों हो रहा था? क्योंकि उसके ऋण पत्र कैसे थे? सुरक्षित थे। तो जो असुरक्षित लेनदार थे उन्होंने आपत्ति उठाई। उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि भाई ये तो सोलोमन की कंपनी है, सोलोमन की गलती से ही खत्म हुई है, तो पहले भुगतान तो बार वालों को होना चाहिए, पहले भुगतान हमारा कराओ। मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने क्या बोला? सोलोमन अलग है, सोलोमन एंड कंपनी अलग है, तो पेमेंट तो पहले सोलोमन को ही होगा। डिसीजन किसके फेवर में आया? सोलोमन के फेवर में आया। समझ में आया कि नहीं? बताओ। पृथक वैधानिक अस्तित्व का लीडिंग केस है सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। कि कंपनी की अपने सदस्यों से अलग भी एक पहचान होती है।
ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? तो अभी सामान्य नियम मैं तुम्हें करवा देती हूँ इससे, बुक से, ठीक है। और इसका इजी ट्रांसलेशन एमसीसी बुक में डला हुआ है। इस वाले टॉपिक को आप चाहो तो एमसीसी बुक से कर सकते हो। एक बार कोशिश करते हैं यहां से हो जाए। यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज में यूरो चलती है। क्या लिखा हुआ है देखो एक बार, कॉर्पोरेट ओट। कॉर्पोरेट ओट एक कानूनी अवधारणा को संदर्भित करता है जिसके तहत कंपनी की पहचान कंपनी के सदस्यों से अलग की जाती है। कॉर्पोरेट ओट शब्द उस अवधारणा को संदर्भित करता है कि कंपनी के सदस्यों को कंपनी के कार्यों से जुड़े दायित्वों से सुरक्षित किया जाता है। यदि कंपनी ऋण लेती है, कानून का उल्लंघन करती है, तो कॉर्पोरेट ओट अवधारणा का अर्थ है सदस्यों को इन त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में से कॉर्पोरेट इंसुलेशन का आनंद लेते हैं। इंसुलेशन मतलब सेपरेशन, पृथक, कंपनी अलग है, सदस्य अलग है। तो इसीलिए बोलते हैं कंपनी के गलत कार्यों के लिए सदस्य जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे। अब आया सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड निर्धारित किया गया कि एक कंपनी एक व्यक्ति है जो अपने सदस्यों से अलग होती है। ये निर्णय आया। इस मामले में सोलोमन ने सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड नामक एक कंपनी को शामिल किया, मतलब बनाया। इस मामले में हाँ शामिल किया यानी बनाया, जिसमें 7 ग्राहक थे। ग्राहक थे मतलब सदस्य, जिसमें स्वयं उसकी पत्नी, 4 बेटे और 1 बेटी शामिल है। इस कंपनी ने 38782 यूरो में सोलोमन की व्यक्तिगत व्यवसायिक संपत्ति का अधिग्रहण किया। मतलब उसने बताया कि मैंने अपना पूरा व्यवसाय इस कंपनी को इतने रुपए में बेच दिया। बदले में क्या दिया इसने? सोलोमन ने को इसने 20,000 रुपए के तो अंश दे दिए, 10,000 रुपए के डिबेंचर दे दिए और बैलेंस का पेमेंट किसमें किया है? नगद में। इसको छोड़कर बाकी सबके पास सिर्फ एक शेयर ही था। इन्होंने पाउंड लिखा है, अंश आएगा ये। इसको छोड़ करके बाकी सबके पास क्या था? एक शेयर ही था, यानी मेजॉरिटी सारे शेयर सोलोमन ने खुद ने अपने पास रख रखे थे। इसके बाद सामान्य व्यापार अवसाद, ट्रेड रिसेशन आया, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो किसमें चली गई? समापन में चली गई। अब इसके दायित्व तो होंगे ज्यादा और संपत्ति होगी कम, पेमेंट की बात आएगी। असुरक्षित लेनदारों ने तर्क दिया कि सोलोमन को उनके द्वारा धारित डिबेंचर के संबंध में कंपनी के सुरक्षित लेनदार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वह एक व्यक्ति कंपनी के प्रथम निदेशक थे। कहना था कि भाई ये उसी की तो कंपनी है, उसी की वजह से बंद हो रही है और आप पेमेंट भी पहले उसको करा रहे हो, ये तो गलत है ना। ठीक है, मैम इससे लर्न करना है क्या? मोनो देखो विशेषताएं तो आप इससे कर लेना बुक से, नई वाली से, और ये कॉर्पोरेट ओट का जो सिद्धांत है वो चाहो तो आप एमसीसी बुक से भी ले सकते हो, क्योंकि इसका इजी ट्रांसलेशन मैंने वहां डाल रखा है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है देखो, क्योंकि वह एक व्यक्ति कंपनी के निदेशक थे जो इससे अलग नहीं है। निर्णय क्या दिया गया? निर्णय जो है वो आप लिख लो एक लाइन में, निर्णय लिख लो, वहीं पे बुक में ही लिख लो चाहे तो। सोलोमन वाले का डिसीजन लिखवा रहे हो। सोलोमन अलग है, सोलोमन अलग है और सोलोमन एंड कंपनी अलग है। सोलोमन अलग है और सोलोमन एंड कंपनी अलग है, इसलिए भुगतान पहले सोलोमन को ही किया जाएगा। इसलिए भुगतान पहले सोलोमन को ही किया जाएगा। इस पूरे टॉपिक को मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपके रिप्रेजेंट कर रखा है, सारे यहां तक कि केसेस तक लिए हुए हैं। दिखाती हूँ आपको एक बार को। जो अपनी एमसीसी वाली बुक है ना,
मुझे पता था कि इसका ट्रांसलेशन डलवाना ही पड़ेगा, तो मैंने डलवा रखा है लिख के। ये तो अमेंडमेंट की वजह से इससे कराना पड़ेगा मुझे। सार मुद्रा हो गया। ये देखो यहाँ पे, कंपनी के आवरण का सिद्धांत बताइए या किन परिस्थितियों में इसको बेनकाब किया जा सकता है। तो ये पूरा क्वेश्चन आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, आपकी एमसीसी बुक से। एक बार पढ़ के देखना। कंपनी के आवरण का सिद्धांत, कंपनी की अपने सदस्यों से अलग भी एक पहचान होती है, जिसे पृथक वैधानिक अस्तित्व कहते हैं। सदस्य कंपनी के गलत कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। यदि कंपनी कानूनों का, स्पेलिंग वगैरह सही कर देना, कानूनों का उल्लंघन करती है तो सदस्य उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। कंपनी अलग है, सदस्य अलग है। इसी को क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट ओट का सिद्धांत, कंपनी के आवरण का सिद्धांत। केस का नाम सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। कंपनी और सदस्यों के मध्य एक काल्पनिक पर्दा होता है, जिसके कारण एक अंशधारी जिसके पास कंपनी के अधिकांश अंश ही क्यों ना हो, कंपनी के गलत कार्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं है, और इसे कंपनी के आवरण का सिद्धांत कहते हैं। सोलोमन के केस को पढ़ाना था, जो मैंने तुम्हें वहां से पढ़ा दिया, और उसका डिसीजन भी अपन ने कर लिया। समझ आ गई बात? अब इसके बाद में आएगा कंपनी को बेनकाब करना, कि कब कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है। बेनकाब है ना, क्या चीज है? देखो, मुस्लिम वेडिंग देखी है कभी? मूवीज वगैरह में तो देखी होगी, असली में भी देखी है। बहुत ही बढ़िया बात है भाई। एक तरफ कंपनी, एक तरफ सदस्य, है ना? एक तरफ कंपनी, एक तरफ सदस्य, बीच में क्या? एक काल्पनिक पर्दा, जिसकी वजह से कंपनी के गलत कामों के लिए सदस्य जिम्मेदार नहीं होते। ये कहता है तुम्हारा कंपनी के आवरण का सिद्धांत। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अगर कंपनी बनाई गई गलत इरादों से, अगर आपने कंपनी बनाई है टैक्सों की चोरी करने के लिए, अवैधानिक कार्य के लिए, ठीक है, तो राजस्व की सुरक्षा के लिए आपकी कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। कंपनी कपट के लिए, दुराचरण के लिए, अवैध कार्य के लिए और टैक्स की चोरी के लिए, बोनस वगैरह के भुगतान से बचने के लिए, गलत कार्यों के लिए बनाई गई है, तो न्यायालय चाहे तो कंपनी को बेनकाब कर सकता है। बेनकाब कर सकता है मतलब ये पर्दा हटा देंगे। अब ये पर्दा हटा देंगे तो कंपनी और सदस्यों को एक माना जाएगा, यानी कि अब कंपनी के गलत के कार्यों के लिए सदस्यों को जिम्मेदार माना जाएगा और उन्हें दंडित किया जाएगा। यह है कंपनी को बेनकाब करना। अच्छा, हम बात कर रहे थे मुस्लिम वेडिंग की। हम क्या बात कर रहे थे कि भाई एक टीवीज वगैरह में जो मैंने देखा है, बीच में एक पर्दा होता है ना, और फिर दोनों तरफ से आवाज आती है कबूल है कबूल है, और वो काजी साहब कुछ मंत्र वंत्र पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो जब तक वो पर्दा है, दोनों के सुख दुख अलग है, दोनों की संपत्तियां अलग है, सब अलग है, ठीक है। और जैसे ही उस पर्दे को हटा दिया जाता है, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे दोनों के सुख दुख भी एक है, यहाँ तक कि इनकम टैक्स पर्पस के लिए दोनों की संपत्तियों की क्लबिंग भी कर दी जाती है, ठीक है। अब दोनों को एक माना जाएगा। तो वही सेम चीज है, जब तक वो पर्दा है तब तक कंपनी अलग, सदस्य अलग। कंपनी के गलत कार्यों के लिए सदस्य जिम्मेदार नहीं है। जैसे ही वो पर्दा हटा दिया, कंपनी और सदस्यों को एक मानेंगे। अब कंपनी के गलत कार्यों के लिए सदस्यों को दंडित किया जाएगा। इसी को बोला जाता है कंपनी को बेनकाब करना। याद रहेगा? आई थिंक ये तो याद रहेगा तुम्हें, आगे का पता नहीं, ठीक है। कंपनी को बेनकाब करना। अच्छा, आपका टेस्ट भी तो आ रहा है 12 तारीख को। न्यू वाली बुक के पीछे के क्वेश्चन करके बैठना बोला है मैंने आपको। इसे 4, 5, 6 यूनिट आ रही है ना, साथ के साथ न्यू वाली बुक के पीछे के क्वेश्चन भी सॉल्व करना। नई वाली बुक के पीछे के क्वेश्चन वैसे मैंने करवाए भी हैं आपको, बट आप न्यू बुक से करके बैठना। आप ये मत रहना फिराक में कि भाई क्वेश्चन आएंगे नहीं, यहाँ से नहीं आएंगे, वहां से नहीं आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं। तो आप 4, 5, 6 यूनिट अच्छे से तैयार करके जाना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, अब तुम पता है सोचते रहो, पेपर आए तो रोना मत बस, ठीक है। मैंने तुम्हें बोल दिया कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो तुम नई वाली बुक के क्वेश्चन भी करना। ये मत मानना कि एमसीसी से बाहर आई गई नहीं। ये समझ आ गया कि नहीं आया? बताओ। कंपनी को
बेनकाब करना। तो अब कब कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है, उसका पहला पॉइंट ले रहे हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व के अपवाद पढ़ने जा रहे हो। हाँ, अपवाद ही है एक तरीके से। कंपनी को बेनकाब करना, हेडिंग डालना, कंपनी को बेनकाब करना। इंग्लिश में बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। हिंदी में बोलते हैं कंपनी को बेनकाब करना। 5 अपवादजनक स्थितियां हैं जहां पर कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है। पहला बोलेंगे कंपनी के चरित्र के निर्धारण के लिए। पहला नंबर, कंपनी के चरित्र के निर्धारण के लिए। कंपनी के चरित्र के निर्धारण के लिए मतलब ये पता लगाने के लिए कि कंपनी शत्रु कंपनी है या फिर मित्र कंपनी। न्यायालय द्वारा कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है। यह पता लगाने के लिए कि कंपनी शत्रु कंपनी है या मित्र कंपनी, कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है। तब एज इट इज बात कर रहे हैं तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो ये ना तो किसी की दोस्त हो सकती है ना ही किसी की दुश्मन, ना तो इसकी कोई आत्मा है ना ही खुद का कोई दिमाग। तो एज इट इज बात करें तो ये किसी की दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकती, पर इसको दुश्मन कंपनी माना जाएगा यदि इसके ऊपर नियंत्रण शत्रु देश के नागरिकों का है। यदि नियंत्रण किसका है, शत्रु देश के नागरिकों का है, तो क्या लगाया जाता है, नियंत्रण का परीक्षण, नियंत्रण का परीक्षण, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाएंगे। इसमें लिखना यदि कंपनी पर नियंत्रण, यदि कंपनी पर नियंत्रण शत्रु देश के नागरिकों का है। इस वाले में तो करने हैं, केस लॉ भी करने इस कॉन्सेप्ट में। तो यदि इस पर नियंत्रण शत्रु देश के नागरिकों का है तो इसे शत्रु कंपनी माना जाएगा, तो इसे शत्रु कंपनी माना जाएगा, तो इसे शत्रु कंपनी माना जाएगा। और केस आया था, उसका नाम क्या है, देखो डैमलर, यह भी लिखा हुआ मिलेगा वहां पर मित्तल वाली बुक में अपनी, डैमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबड़ कंपनी लिमिटेड। एक केस आया था डैमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबड़ कंपनी लिमिटेड। इस पॉइंट में रिलेटेड एक केस लॉ है। इसका मैटर आपकी आईसीआई ने तो दिया नहीं है। बात तो उस समय की थी जब इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो एक कंपनी थी जो ब्रिटिश में बनाई गई थी, इंग्लैंड में बनाई गई थी, परंतु उसका नियंत्रण किसके पास था, जर्मन्स के पास था। अब इस वाली कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट बेचे थे कि एक इंग्लिश कंपनी को, पैसे अभी आए नहीं थे, मतलब ब्रिटिश कंपनी को इस कंपनी को पैसे देने थे। ये निर्धारित किया गया है ये शत्रु कंपनी है, इसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका नियंत्रण किसके पास है, जर्मन्स के पास। इसे शत्रु कंपनी माना गया था। नियंत्रण का परीक्षण यही कहता है ना, यदि कंपनी के ऊपर नियंत्रण शत्रु देश के नागरिकों का है तो कंपनी को क्या माना जाता है, शत्रु कंपनी। मैंने बस आइडिया दे दिया आपको, बाकी अपने बुक में केस लॉ का सिर्फ नाम दिया है, इसके बारे में बताया नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं है, बताओ बेटा। पहला पॉइंट समझ में आया, कंपनी के चरित्र के निर्धारण के लिए कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है, ये पता लगाने के लिए कि ये शत्रु कंपनी है या मित्र कंपनी। अब एक बार इसको पढ़ो पॉइंट को। कंपनी के वास्तविक चरित्र का निर्धारण करने के लिए
यह पता लगाने के लिए कि कंपनी मित्र कंपनी है या शत्रु कंपनी, न्यायालय कंपनी को बेनकाब कर सकता है। डैमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबड़ कंपनी, इस बात में निर्णय दिया गया कि कंपनी को शत्रु कंपनी माना जाएगा यदि उस कंपनी का नियंत्रण करने वाले लोग शत्रु देश के निवासी हो या वह शत्रु देश के संकेतों के अनुसार कार्य करते हो। यहाँ पर न्यायालय कंपनी को बेनकाब कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? एक दो लाइनें और लिख लो जो आपकी बुक के अनुसार है, एक दो और लिखवा देती हूँ, इतना याद कर लेना बस। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसी वाले के अंदर लिखना। ये फर्स्ट जो पॉइंट है ना उसके लिए एक दो लाइनें एक्स्ट्रा लिखवा देती हूँ। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है इसलिए सामान्यतः किसी की शत्रु या मित्र नहीं हो सकती, किसी की शत्रु या मित्र नहीं हो सकती, परंतु इसे शत्रु कंपनी माना जाएगा, परंतु इसे शत्रु कंपनी माना जाएगा यदि इस पर नियंत्रण शत्रु देश के नागरिकों का हो, यदि इस पर नियंत्रण शत्रु देश के नागरिकों का हो। पहला मैंने पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कल अपना इसका रिमेनिंग पोर्शन लेते हैं, है ना। कोई क्वेरी है किसी की पूछ सकते हो। मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन नंबर 74 बता दो। देखो बेटा 74 में अंतर बताया गया था समापक हर जाने और दंड के बीच में। अगर हानि का उचित पूर्वानुमान है तो उसको बोलते हैं अपन समापक हर जाने, और अगर वो अनुचित है, जरूरत से ज्यादा है, तो उसे बोला जाता है दंड। दोनों के बीच में अंतर बताया गया है धारा नंबर 74 में। और कोई क्वेरी है किसी की तो बताओ बेटा, आगे अपन कर लेंगे वरना, है ना। यहाँ तक का मैटर कर लो बेटा आज। व्युत्क्रम वचन मतलब होता है एक वचन के बदले दिया गया वचन। वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का कार्य करते हैं उसे व्युत्क्रम वचन बोलते हैं। व्युत्क्रम वचनों के समूह से मिलकर आपका समझौता बनता है।